हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 17 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रही है, और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है, और उम्मीद है कि मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर किया था इस शिफ्ट का, उसको अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं जो भी शिफ्ट का एनालिसिस करता हूँ उससे एक दिन पहले उस शिफ्ट का पीडीएफ डाल देता हूँ, ताकि आप लोग पहले उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा होगा नहीं, आप लोग जब तक उसको अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कहाँ आप ठीक हैं। ठीक है। तो ये जानने के लिए, मतलब सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, आपको पहले खुद से पीडीएफ बना के चेक करना होगा। आप यदि सिर्फ आके वीडियो देख लीजिएगा और चले जाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो पीडीएफ बनाइए और फिर आप वीडियो देखिए। ठीक है। और इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, एनटीपीसी का ये जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इसमें काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। पहले एनटीपीसी में जो एडवांस का पोर्शन था वो इजी पूछा जाता था, लेकिन अब अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। जो सीजीएल का लेवल है उसको मैच किया इन्होंने। ठीक है। जैसे आप पहले सवाल को देख लें, इसी सवाल को, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है, मतलब सीजीएल के लेवल का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसमें से बेलन की पूरी ऊंचाई के साथ 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला एक त्रिविमीय सेक्टर काट के निकाल दिया गया है। तो बेलन के बड़े भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो एक बेलन है, सबसे पहले फिगर समझिए आप लोग। इस तरह से कोई बेलन है, और बेलन का जो हाइट है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 25 और हाइट दिया हुआ है, सॉरी, त्रिज्या 12 और हाइट दिया हुआ है 25। और इसमें से एक 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला एक त्रिविमीय सेक्टर काटा गया। तो 45 डिग्री का केंद्रीय कोण, जब हम सर्कल की बात करते थे तो उसमें सेक्टर क्या होता था? ऐसा कुछ होता था, यही होता था ना सेक्टर। तो ये सेक्टर जो है 45 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब इसको जब हम बाहर करेंगे तो कुछ ऐसा बाहर करेंगे, यदि हम सर्कल की बात करें तो। ठीक है। तो सेम चीज हो रहा है आपका सिलेंडर में भी। तो सिलेंडर के जब ऊपर वाले सरफेस को देखिएगा तो वो भी सर्कुलर ही है। यहाँ से जब हम 45 डिग्री पे कट लगाएंगे, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे जब हम 45 डिग्री का कट लगाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और बेलन को हमें ऐसे काट के निकाल देना है। ठीक है। क्लियर है? ऐसे बेलन काट के हमने निकाल दिया। जो बाहर आएगा वो कैसा दिखेगा वो आपको एक बार दिखा देते हैं। 45 डिग्री का यदि हम काट के निकालेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा। ये हो गया 45 डिग्री, इस पोर्शन को हमने काट के निकाल दिया है। ठीक है। हाइट इसका भी सेम ही है जो आपका बेलन का हाइट है। ठीक है। ये हमने काट के निकाल दिया है। फिगर उतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन उम्मीद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है। ये काट के निकाला हमने। तो 45 डिग्री हटाने के बाद आपको पता है कि पूरे बेलन का, बेलन के ऊपर जो सर्कल है उसका टोटल कोण 360 है। 360 में से जब हमने 45 हटा दिया तो बचा कितना? 200, सॉरी, 315 डिग्री बचेगा। तो आपको इसी 315 डिग्री का वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है। ठीक है। तो 45 आपने हटा दिया, तो 45 हटाने का मतलब क्या है? 360 में से यदि आपने 45 हटाया, 360 टोटल डिग्री होता है, टोटल एंगल, उसमें से 45 डिग्री वाला पोर्शन आपने हटा दिया, मतलब ये वाला हटा दिया, तो बचेगा कितना? 315। ठीक है। मतलब यहाँ से जब हम 45 से काटेंगे तो 8 बार में, 9, 8 बार में, और ये 7 बार में, मतलब 8 हिस्सा में से एक हिस्सा हमने हटा दिया, तो बचा कितना? सिर्फ 7 हिस्सा। सबको 45 से काट के हमने देख लिया। तो बस आपको 8 हिस्सा में से 7 हिस्से का आयतन निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है? तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको 8 हिस्सा करेंगे और उसमें से एक हिस्सा हटा देंगे तो 7 हिस्सा, यानी कि जिस पोर्शन को काट के हमने निकाला था उसको छोड़ने के बाद बाकी बचे हिस्से का, मतलब इसका, ठीक है, इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इंटू 7/8। टोटल 8, उसमें से 7 बचा हुआ है। क्लियर है? बस आपको यही निकालना है। तो यहाँ से सबकी वैल्यू रख दीजिए। पाई हो गया 22, अच्छा ऑप्शन में पाई है तो पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इंटू 8, एच है 25 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। अच्छा, ये 7 से कटेगा 144, 8 से 144 कटेगा कितने बार में, 8 एक कम 8 और 8 8 64। ठीक है, यानी कि 18 बार में। और 18 सत्ते, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ये हो गया पाई 18 सत्ते हो जाएगा आपका। पहले 25 गुना 18 कर लेते हैं या तो 25 गुना 18 हो गया आपका 450, 450 गुना 7 280 और 335 यानी कि 315, ये हो जाएगा 315 पे 10 3150 पाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 गुना 18 हो गया 450, 450 गुना 7 हो गया 3150। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.33, इसका वैल्यू निकालना है। तो 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे तो 0.7 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.3 और इनटू में हो जाएगा 0.7 और 0.4 को जोड़ देंगे यानी कि 1.1 और डिवाइडेड बाय है 0.33। ठीक है, अच्छा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 11 या 33 हो जाएगा और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा यानी कि 0.33 ऊपर भी हो गया और 0.33 नीचे भी हो गया। आंसर क्या आ गया? 1। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल, इसमें बोला कि दो नल क्रमशः 4 घंटे और 31 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं, तीसरा नल उसी टंकी को 31 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सेम सवाल है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 नल है भरने वाले और एक नल है खाली करने वाला। एक जो भरने वाला नल है वो 31 घंटा में भरता है और खाली करने वाला नल 31 घंटा में खाली करता है, मतलब दोनों मिला के जब काम करेंगे तो माइनस मतलब जीरो में काम होगा। एक भर रहा है 31 घंटा में ही और एक खाली कर रहा है, तो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो काम तो जीरो हो जाएगा ना, तो इन दोनों को कैंसिल आउट ही कर देते हैं। अब सीधा सवाल ये रह गया कि दो नल, मतलब एक नल है जो कि 4 घंटे में टंकी को भरता है, तो 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो 4 घंटे में पूरा भरता है तो 1/4 भरने में 4 का 1/4 यानी कि 1 घंटा लगेगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 18 हो जाता है। इस तरह के सवाल को आप डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं या सिंपल जो तरीका है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। 5 संख्याओं का औसत 20 था तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 20 यानी कि 100। उसमें से एक संख्या हटाया गया और बचे हुए 4 संख्या का जो औसत हो गया वो 18 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू सिंपल निकल गया 28, 100 माइनस 72। ठीक है, तो यहाँ तो आसान था। बाकी कुछ सवालों में आपको ऐसे कैलकुलेट करना लेंदी हो सकता है, वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे सीधा ये सोच सकते हैं कि एक संख्या जो है हटाई गई तो एवरेज घट के 18 हो गया 20 से। ठीक है, तो वो जो संख्या थी उसका खुद का भी एवरेज 20 रहा होगा, तभी तो 5 संख्या का एवरेज 20 था। तो मान लेते हैं उसका भी खुद का एवरेज 20 रहा होगा, खुद का वैल्यू 20 रहा होगा, और वो जब गया तो बाकी बची 4 संख्याओं का सबसे 2 ले गया, क्योंकि 20 से औसत घट के 18 हो गया यानी कि 2 कम हो गया, तो चारों संख्या का 2 कम हो गया, मतलब वो खुद का 20 तो लेके गया ही और 4 संख्या का 2 भी लेके चला गया, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 28। आप ऐसे भी सोच सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि यदि लक्ष्य अपनी समान गति से 4/7 भाग की गति से चलता है तो वह कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर कर देता है। घर से कार्यालय तक पहुंचने में उसे सामान्यतः कितने समय लगते हैं? ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि यदि डिस्टेंस इक्वल हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है उसका उल्टा होता है टाइम का। मैंने एक रेस का वीडियो डाला था, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी इस चीज़ को कि यदि डिस्टेंस बराबर हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशियो होता है टाइम का। यहाँ पे देखिएगा तो लक्ष्य को
अपने घर से, ठीक है, कहाँ जाना है, कार्यालय जाना है, ठीक है, हर केस में अपने घर से कार्यालय ही जाना है, तो डिस्टेंस तो बराबर है। और उसकी गति क्या हो जाती है, 4/7। यदि उसकी स्पीड जो है पहले 7 रहती है और बाद में 4 हो जाती है, मतलब 4/7 हो जाता है 7 का, तो 7 का 4/7 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका स्पीड 7 से 4 हो गया, तो आप खुद बताइए डिस्टेंस बराबर होगा तो टाइम क्या लगेगा, इसका उल्टा, मतलब इसके रेशियो को पलट देंगे, 7 और 4 के रेशियो को पलट के 4 और 7 लिख देंगे। ये कब होता है, जब हमारा डिस्टेंस इक्वल होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल ही है, ठीक है, दोनों बार वो घर से कार्यालय ही जा रहा है, तो उसका टाइम का रेशियो आ गया 4 से 7। मतलब पहले यदि 4 समय लगता था तो अब 7 लगेगा, यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा लगेगा। और सवाल में इसी 3 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट दे रहा है, तो 3 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 मिनट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 मिनट। आपसे पूछा है कि घर से कार्यालय तक पहुंचने में उसे सामान्यतः कितने समय लगते हैं, तो उसकी सामान्य स्पीड तो ये है ना, तो सामान्य समय भी तो यही होगा। तो 1 यूनिट बराबर यदि 5 है तो 4 यूनिट बराबर 20 मिनट हो जाएगा, यानी कि उसे सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं। क्लियर है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा 36 18, ठीक है, और हो गया 16 + 3 19, और -8, 19 - 8 11, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तथा उसकी पुत्री पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग 58 वर्ष था, तो वनराज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल ये है कि 3 लोग हैं, एक तो वनराज है, एक उसका बेटा है, और उसकी बहन मतलब उसकी बेटी है। तो ये लिख लेते हैं वनराज, ठीक है, एक उसका बेटा यानी कि सन, और एक उसकी बेटी यानी कि डॉटर। सवाल में दिया हुआ है कि वनराज की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की 3 गुनी है, यानी कि उसकी पुत्र की आयु यदि x मानते हैं तो वनराज की 3x हो जाएगी। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि उसकी पुत्री पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो पुत्र यदि x है तो पुत्री x - 3 हो जाएगी ना, ठीक है। और एक बात दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 58 था, मतलब तीनों का जो एज था वो 58 था जोड़ने पे, और सबका 3 साल बढ़ गया, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात है। तो आज की यदि बात करेंगे तो सभी का 3 साल बढ़ेगा, यानी कि टोटल 9 साल बढ़ जाएगा। तो नया आयु का सम क्या हो जाएगा, सभी का, तीनों का एज का सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 67, ठीक है। तो ये तो वर्तमान आयु हुई है ना, इसी को यदि जोड़ेंगे तो ये 67 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5x = 70, यानी कि x 14। आपसे पूछा क्या है, वनराज की वर्तमान आयु यानी कि 3x की वैल्यू, तो 14 तिया 42, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी मिलके किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलके उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। ए बी और सी ने मिलके 16 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो 3 लोग हैं, ए बी और सी, और एक जगह है बी और सी, ठीक है। जब ए बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो काम को 40 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये 40 दिनों में पूरा करते हैं। और बी और सी मिलके करते हैं तो 72 दिनों में। हम क्या करते हैं, काम को इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। तो हमने मान लिया कि टोटल काम 360 है, 360 इनका एलसीएम होगा क्या, ठीक है, 360 इसका एलसीएम है। टोटल काम को हमने 360 मान लिया। तो आप बताइए कि ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ठीक है। 360 काम 40 दिनों में करते हैं, यानी कि इफिशियंसी 40 × 9 360 हो जाएगा। तो ए बी और सी की इफिशियंसी 9 आ जाएगी। यहाँ से देखिए 72 दिनों में काम करते हैं 360 काम, तो 72 को कितने से गुना कीजिएगा, 360 5 से, यानी कि बी और सी की कैपेसिटी आ गई 5। यदि बी और सी की कैपेसिटी 5 है तो ये 5 रखिएगा, तो ए को क्या रखिएगा कि 9 हो जाए, तो 4 रखना होगा, ठीक है। तो ए को हमने रखा 4, यानी कि ए की कैपेसिटी हो जाएगी 4। अच्छा, सवाल में ये दिया हुआ है कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी कि ए की कैपेसिटी यदि 4 है तो बी की कैपेसिटी 6 हो जाएगी।
ठीक है, आपने बी का कैपेसिटी निकाल लिया, तो अब आप ये निकाल सकते हैं कि शेष कार्ड्स को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो शेष कार्ड्स है क्या, तो ए बी और सी ने मिलके 16 दिनों तक काम कर लिया है। ठीक है, तो बचे हुए काम को बी को करना है। तो आप खुद बताइए, आप ऐसे सिंपली सोच सकते थे कि 40 दिनों का काम था, यदि ए बी और सी मिलके, पहला लाइन देखिए, ए बी और सी मिलके यदि किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते थे, तो 4 दिनों में कितना करते हैं, 10%, क्योंकि 40 का 4 10% है। ठीक है, आप परसेंटेज में यदि थोड़ा सा सोचना चाहें तो, कि 40 दिनों में यदि पूरा काम कर सकते हैं तो 4 दिनों में यानी कि 10% काम करेंगे, तो 16 दिनों में 40% काम। आप सीधा ये सोचिए कि ये 40 दिनों में यदि पूरा काम कर रहे हैं तो 40 का कितना परसेंट है, 16, तो 40% है, 40 का 40% 16, यानी कि 40% काम ही पूरा होगा। ठीक है, तो यदि 40% काम पूरा होगा तो काम बचेगा कितना, 360 टोटल काम था, उसका 40% पूरा हो गया तो सिर्फ 60% बचा ना। 60% मतलब 6/10, इतना काम बचा था। और यही काम बी को करना है, बी की कैपेसिटी 6 है, हमने निकाली है। 6 की कैपेसिटी से कितने दिन लगेंगे, 6 6 कैंसिल आउट और 10 से 0 कट गया, यानी कि 36 दिन लगेंगे बी को बचे हुए काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 40 दिनों का काम था, मतलब ए बी सी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते थे, तो एक दिनों में कितना काम करेंगे, 1/40, 16 दिनों में 16/40, और टोटल काम को यदि हम एक मानते हैं, उसमें 16/40 काम हो गया, तो बचा कितना, 24/40 बचा। और 24/40 को जब लिखिएगा फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 6/10, यानी कि 10 में से 6 काम बचा। यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखी थी, 6/10। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आया आप वैसे कर लीजिए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है पी किसी वस्तु को क्यू को 30% लाभ पे बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 52% हानि पे बेचता है। यदि आर ने उस वस्तु के लिए 3900 रुपये का भुगतान किया तो पी ने वह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें बोल रहा है कि पी, मान लेते हैं कि पी का जो सीपी था वो 100 था। ठीक है, और पी ने जो क्यू को बेचा वो 30% के प्रॉफिट लेके बेचा, यानी कि 130 में बेचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला लाइन बोल रहा है कि क्यू उसी वस्तु को आर को 52% हानि पे बेच रहा है। 52% हानि पे बेचने का मतलब है 100 की चीज को 48 में बेचना, यानी कि 52% हानि का मतलब है कि 48% पे चीजों को बेच देना। ठीक है, तो क्यू ने क्या किया, 130 का 48% पे बेच दिया, 52% लॉस लिया, यानी कि 48% पे बेच दिया। किसको, आर को, तो आर ने इतने में खरीदा, और दिया हुआ है कि आर ने 3900 रुपये में खरीदा, यानी कि इतने की वैल्यू 3900 दी हुई है। आपको निकालना है कि पी ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। इतने की वैल्यू 3900 दे रखा है और 100 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जो कट रहा है उसको काटते हैं। आपको दिख रहा है 13 या 39, 130 से 30 बार में कटेगा ये, और 30 से 3 से 16 बार में ये कटेगा, तो यहाँ से आ गया 1 यूनिट बराबर 1000/16। आपको निकालना है पी ने कितने में खरीदी थी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पे डबल जीरो चिपकाएंगे, यहाँ पे भी डबल जीरो चिपकाएंगे। अच्छा, यदि 16 को 4 × 4 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से जब डबल जीरो काटते हैं तो 25 मिलता है, 4 से जब डबल जीरो काटेंगे तो 25 मिलेगा। ये बचा 25 × 25 625 और गुना 10 6250। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 47 रुपये है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि यदि 2 साल का जब हम गैप निकालते हैं ना, तो वो जो गैप आता है 2 साल के लिए, सी आई और एस आई का, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, ठीक है, ये जो 2 साल का आता है 2 ईयर का, वो होता है R² बाय 100%। ठीक है, इतने परसेंट का गैप होता है सी आई और एस आई में। ठीक है, तो आपको बस प्रिंसिपल का इतना निकालना है, R² बटा 100%, वही 47 के बराबर होगा। बहुत ही आसान है।
तो यदि हम मान लें, आपसे वही पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि क्या है। स्थिति मतलब सीआई पे हमने कितना निवेश किया और एसआई पे कितना निवेश किया, दोनों पे सेम ही निवेश किया, ये भी दे रहा है। तो मान लेते हैं कि हमने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया था सीआई और एसआई पे, ठीक है। तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आया 2 सालों का, वो यही तो होगा r² बटा 100। तो x का r² बटा 100 ही आपको निकालना। r की वैल्यू यदि 4 है तो r² बटा 100 यानी कि 16/100 निकालना है। 16/100 तो फॉर्मूला से ही आया, इतना परसेंट निकालना है तो एक बार 100 और लिखना होगा। ये बराबर है 47 के, क्योंकि जो अंतर है वो 47 के बराबर है। तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो कुछ कटेगा क्या? अच्छा, ये कटेगा। 16 को फिर से 4 × 4 लिख लें और 4 से इस 25 को काट दें और 4 से इसको 25 बार में काट दें, तो ये x बराबर हो जाएगा 47 × 625। ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, आप सीधा ये सोच सकते हैं कि आपको ये तो पता है ना कि 625 जो है वो 125 का मल्टीपल होता है और 125 के मल्टीपल पे कभी भी 475 नहीं आता है। ठीक है। हालांकि 125 के मल्टीपल पे 750 भी नहीं आता है, सॉरी 725 भी नहीं आता है, 750 तो आता है। 125 होता है 250, 375 और 500, 625, 750, 875 और 1000, ये होता है 125 का मल्टीपल। तो 125 के मल्टीपल पे कभी भी 475 नहीं आएगा और 725 नहीं आएगा। तो आएगा क्या? 625 आ सकता है और 375 भी आ सकता है। तो क्या आपको गुना करके देखने की जरूरत है? नहीं। या तो आप डिजिटल सम लगाइए, ठीक है, या तो आप डिविजिबिलिटी लगाइए। डिविजिबिलिटी हम इसलिए लगाएंगे और 4 से लगाएंगे, रीजन ये है कि आप यहाँ पे देखिएगा तो इसका आखिर का 2 डिजिट अलग अलग है, ठीक है, और 2 डिजिट अलग है तो डिविजिबिलिटी यदि लगाएंगे तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आखिर का 2 डिजिट देखिएगा तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा, 24 कट जाएगा, और ये 72 कटेगा तो रिमाइंडर 3 देगा। दोनों केस में अलग रिमाइंडर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 4 से डिविजिबिलिटी। हम ये चेक करते हैं कि 4 से जब हम 47 को काटेंगे, इसको काटेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, ठीक है। तो जितना रिमाइंडर देगा, 1 देगा तो आंसर बी हो जाएगा और 3 देगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो काटते हैं। तो 4 से जब हम 47 को काटेंगे तो आपको पता है कि 44 कट जाएगा, 3 बचेगा। 625 काटेंगे तो आखिर का 2 अंक यानी कि 24 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 3 × 1 रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको हेल्प करता है डिविजिबिलिटी। ठीक है। तो आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक तरफ आपने मल्टीप्लाई किया 47 × 625 को और एक तरफ किसी दूसरे लड़के ने ऐसे इसी टेक्निक से निकाल लिया, तो ये तो समझाने में समय भी लगा, उसको बनाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपको गुना करने में 10 से 15 सेकंड लगेंगे। तो आप सोचिए कि वो यदि 10 सेकंड का लीड एक क्वेश्चन पे ले रहा है तो कितना समय बचाएगा। ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने अप्रोच पे भी काम करना है। तो आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साधारण ब्याज पे 24 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रिपीटेड सवाल है। 24 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है यानी कि 100 की चीज 500 हो जाती है। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 400 का, यानी कि 400% का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने दिनों में? तो 24 वर्षों में। तो एक वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आपसे पूछा वार्षिक ब्याज दर, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाय 24, 24 वर्ष में 400%, तो एक वर्ष में 24 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 से 6 बार में, ये 4 से 100 बार में, यानी कि 100/6। 100/6 होता है 16.67, 16×6 = 96। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। वैसे भी 1/6 का जो वैल्यू होता है, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू वो होता है 16.67। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि x+1/18x = यदि 3 है और आपको निकालना है 18x³ + 1/324x³ का वैल्यू। ठीक है। तो आपको एक चीज मैंने बताया था कि जब भी आपके पास x+1/x यदि a हो, ठीक है, तो x³ + 1/x³ जो होता है वो होता था a³ - 3a। ये बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, x और y के साथ, मतलब इस दोनों टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में है।
तो मान लेते हैं कि इसी सवाल में यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, कोई टर्म रख लेते हैं m और n, यहाँ पे हमने m से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू a है, ठीक है। तो जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो आपको पता है m का क्यूब हो जाएगा और ये n का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक ही हुई होगा, बस यहाँ पे n2 में एक m बाय n शामिल हो जाएगा, ठीक है। m बाय n शामिल हो जाएगा। जब इसको आप क्यूब करके देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप सिंपली बनाइए इसको, जब आप इसका क्यूब कीजिएगा ये बराबर a, यानी कि यहाँ से यदि इसको कंपेयर कीजिएगा तो 3 की वैल्यू a है, तो जब इसको निकालिए जाइएगा तो m क्या है, यहाँ पे m 1 है और यहाँ पे n क्या है, तो 18 है, ठीक है। यदि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो नहीं निकलेगी, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका क्यूब करते हैं, ठीक है। इसका जब क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा x का क्यूब प्लस 1/18 x का क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 और माइनस, ठीक है, 27 माइनस 3 इंटू 3 फॉर्मूला से, यानी कि 3a और a की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ से देखिए 3a इंटू m बाय n, और m यहाँ पे क्या है 1 और n क्या है 18, तो इंटू 1/18, बस यही आपको निकालना है। तो इसको देखिएगा, तो जब इससे कंपेयर कीजिएगा आपको जो निकालना था वो तो आया नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको 18x क्यू चाहिए था, लेकिन आपके पास आ क्या रहा है x क्यू, तो 18x क्यू निकालने के लिए आपको इसको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे भी 18 का क्यूब हो गया, लेकिन ये 18 का स्क्वायर है 324, ठीक है। तो यदि आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस पूरे इक्वेशन को तो आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 18x क्यूब, पूरे इक्वेशन को जब हम 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 18 ऊपर और 18 का क्यूब नीचे, यानी कि 18 स्क्वायर यानी कि 3.24x क्यूब इक्वल टू 27 गुना 18, 27 गुना 18 और माइनस में 18 18 कैंसिल आउट, सिर्फ 9 बचेगा, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। 27 इंटू 18 -9, तो 27 इंटू 18 -9, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 के मल्टीपल पे ऑप्शन ए तो होगा नहीं 9 का मल्टीपल, ऑप्शन बी 6 5 11 4 नहीं होगा, ऑप्शन सी 9 4 13 1 14 नहीं होगा, ऑप्शन सी 7 7 14 4 18, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। आप ऐसे भी देख सकते थे इकाई अंक 8 7 56, यानी कि 6 यहाँ पे इकाई अंक, और 6 में से जब 9 माइनस कीजिएगा तो इकाई अंक 7 आएगा, एकमात्र ऑप्शन डी है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और ये आज के शिफ्ट का सबसे अच्छा सवाल भी है। इसी टाइप पे हमने पिछले शिफ्ट में देखा था, उसमें एलसीएम था, यहाँ पे एचसीएफ दे रहा है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसका मतलब एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोलिए, एक ही बात है। तो आपको एबीसी की वैल्यू, एक एबीसी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ए बी सी जो है वो 6k के बराबर हो, तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और ये भी बोला है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू k का चाहिए, तो k का यदि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो आपको a b और c का भी तो मिनिमम वैल्यू लेना होगा ना। यहाँ पे देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6k दे रखा है, और यदि आपको k की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो a b और c की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। आप इसको कैसे बनाइएगा, तो आप सिंपल ऐसे सोचिए कि जब हम बात करते हैं ए बी सी का एचसीएफ का, जीसीडी हम नहीं बोल रहे हैं, एचसीएफ बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हर जगह जीसीडी काट के एचसीएफ लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जीसीडी को ही एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम 12 बोलेंगे, ए और बी का एचसीएफ जो है वो 12 है, तो 12 को हर एक नंबर को पहले मिनिमम नंबर पे तोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स पे। तो 12 क्या होता है 4 इंटू 3, 4 तिया 12, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये होता है 12। अच्छा जब 18 की बात करेंगे तो 18 होता है 9 इंटू 2, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2। जब इस 6 की बात करेंगे तो 6 क्या होता है 3 इंटू 2, 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1,
ठीक है, हमने इसके जीसीडी को, इसके एचसीएफ को प्राइम नंबर्स में तोड़ के लिख लिया। ठीक है, अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। जब हम ए का बात करेंगे, ए, बी और सी, आप लोगों को एचसीएफ पता है। एचसीएफ होता क्या है कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, यदि बी का कोई एचसीएफ है, जैसे यहाँ पे देखते हैं बी का एचसीएफ 18 है, यानी कि बी जो भी होगा वो 18 से कटेगा। 18 से कटने का मतलब है कि बी के पास 18 तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि बी का एचसीएफ 12 है, यानी कि बी में 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उसी मल्टीपल को निकालने के लिए हमने 12 और 18 को प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया। ठीक है, जैसे हमने इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ा, हम ये देख सकते हैं कि यदि बी और सी का एचसीएफ 18 आ रहा है, यानी कि बी के पास इतना तो चाहिए ही, और यहां से देखेंगे तो बी के पास इतना तो चाहिए ही। इन दोनों में बी कॉमन है ना, पहले वाले में दूसरे वाले में, तो इसका मतलब ये है कि जब बी की बात करेंगे तो बी को इतना तो चाहिए ही मिनिमम, और यहाँ से बी को इतना ही चाहिए ही मिनिमम। तो यदि बी को दोनों चाहिए तो दोनों का मैक्सिमम लिख लेते हैं ना, यानी कि बी के पास 2 का स्क्वायर भी चाहिए, और एक सेकेंड, बी को 2 का स्क्वायर भी चाहिए यहाँ से, और यहाँ से बी को 3 का स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, अब जब सी की बात करेंगे तो आप देखिए, जब सी की बात करेंगे तो सी कहाँ कहाँ है, पहले वाले में और तीसरे वाले में। यहाँ सी है, सॉरी दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। तो एक जगह आप देखिएगा, तो एक जगह सी को 3 इंटू 2 चाहिए, और एक जगह सी को 3 का स्क्वायर इंटू 2 चाहिए। मतलब सी को, इन दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा तो सी को मिनिमम 3 का स्क्वायर तो चाहिए ही एक जगह, तो सी को 3 का स्क्वायर तो चाहिए ही, और इन दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि दोनों जगह 2 ही है, तो सी को 2 चाहिए। अब आते हैं हम पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में ए है, तो यहाँ पे देखिए ए को 2 का स्क्वायर और 3 तो चाहिए ही मिनिमम, और यहाँ पे ए को 3 का पावर 1 और 2 का पावर, मतलब 3 और 2 दोनों चाहिए। ठीक है, तो ए को 3 और 2 दोनों चाहिए, और यहाँ से 2 का स्क्वायर चाहिए, तो ए को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर तो चाहिए ही और 3 भी चाहिए। ये रखने से हमारा यहाँ का भी डिमांड पूरा हो जाएगा और यहाँ का भी डिमांड पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ए, बी और सी का मिनिमम वैल्यू मिल गया। मिनिमम इसीलिए मिला क्योंकि हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर में तोड़ लिया था। अब 2 और 3 को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, आप 2 और 3 को उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इनको मिनिमम नंबर्स में लिख लिया। अब वैल्यू लिख लेते हैं। एक क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, यानी कि ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 गुना 2 4 और 9, 3 का स्क्वायर 9 चौके 36, बी की वैल्यू। सी की वैल्यू 3 गुना 3 9 गुना 2 18। ए, बी और सी तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, 12 36 और 18। ठीक है, तो आपको दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 के है, तो इसका मतलब 12 प्लस 36 प्लस 18 इक्वल टू 6 के है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 18 30 36 66 बटा 6, यानी कि के की वैल्यू 11, ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी अच्छा सवाल था, और शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को ना समझ में आया हो एक बार में, तो आप लोग इसको दोबारा से देखिए। ठीक है, इस तरह के सवाल पहले नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, और शायद किसी भी एग्जाम में इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए। तो रेलवे जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही यूनिक टाइप के सवाल पूछ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको नए नए सवाल बनाने का मतलब तरीका आना चाहिए, और यदि नहीं बन रहा है तो आपको किसी भी सवाल में 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है स्टार्टिंग में। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं ना, तो आप सवाल को देखिए, 10 से 15 सेकंड दीजिए, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सवाल आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, और यदि नहीं बनेगा तो उससे ज़्यादा समय मत दीजिए आप। ठीक है, आप स्किप कीजिए, पहले पूरा पेपर ख़त्म कीजिए, उसके बाद यदि आपके पास समय बचेगा तो आप वापस आके उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए जो आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो वाहनों की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों चालों का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपको पता है। ए और बी, यदि हम बात करें ए और बी के मीन प्रोपोर्शन की, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो उसी तरह से 20 और 45 का जब मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 45, 45 गुना 2 90, 900 हो जाएगा, यानी कि बाहर 30 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है,
इसमें बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि केंद्र पे बना कोण 240 डिग्री है तो संबंधित चाप का लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब आप सर्कल की बात करेंगे, ठीक है, तो सर्कल में एक सेक्टर होता है और कोई भी सेक्टर एक चाप बनाता है। मान लेते हैं कि हमने इस सर्कल में, ये सर्कल का सेंटर है, एक 45 डिग्री का सेक्टर साइड कर दिया, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इसमें यदि हम चाप की बात करें 45 डिग्री के चाप की, तो आपको दिखेगा ये जो है इसी को हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है चाप का, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। ये चाप का लेंथ होता है, ठीक है। तो यहां से आपको चाप का लेंथ निकालने बोल रहा है, तो इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। थीटा कितना दिया हुआ है 240 डिग्री और डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7, 7 7 कैंसिल आउट, ये 120 से 2 बार में, 120 से 3 बार में, ठीक है। ऊपर आ गया आपका 22 44 88/3, ठीक है। 88 कटेगा, 88 कट जाएगा 29 से, 29 या 87 होता है, तो 29.33, ठीक है, 29.33। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, उनकी मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। ए प्रति माह 10,000 तथा बी प्रति माह 12,000 की बचत करता है, तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ए है और बी है, ए का जो इनकम है, ए और बी का, उसका रेशियो 4:5 दिया हुआ है इनकम का, और इनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4, 3:4। आपको इसका सेविंग भी दिया हुआ है ए और बी का, आपको निकालना है ए की मासिक आय क्या है, यानी कि आपको इस 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे सोच सकते थे कि आपको ये पता है कि जब आप इनकम में से सेविंग घटाइएगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, या तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो सेविंग आएगा। मतलब आपकी आय में से जब आप अपना बचत घटाएंगे आय में से, तो आपको आपका व्यय मिलेगा कि कितना आप खर्च कर रहे हैं। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्चा मिल जाएगा। तो आय यदि 4 है, इसको 4x मान लें, यदि हम इसको 5x मान लें, तो आय यदि 4x है ए की और वो प्रति माह 10,000 बचाता है, तो आय में से यदि हमने उसका सेविंग घटा दिया, ठीक है, और बी के आय में से बी का सेविंग घटा दिया, तो ये जो रेशियो आएगा, इनके खर्च का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 3:4, ठीक है। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे ये 4x और ये 4x, सॉरी 4, 16x, और ये 5x गुना 3 15x, तो 16x माइनस 15x कितना बनेगा, x बराबर, ये हो जाएगा 10,000 गुना 4 40,000, और 12,000 गुना 3 36,000। तो 40,000 में से जब 36,000 माइनस होगा तो कितना आएगा 4,000, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4,000। आपको निकालना था ए का मासिक आय, यानी कि 4x की वैल्यू, x की वैल्यू 4,000, तो 4,000, x की वैल्यू 16,000, ए का मासिक आय कितना आ गया 16,000, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए गिरीश ने 831 अंक लाए और वो जो मैक्सिमम अंक था उसके 35% से 72 अंक कम थे। कहने का मतलब ये है कि गिरीश यदि 72 अंक और ले आता, 831 तो लाया ही था, 72 यदि और ला लेता तो वो 35% के बराबर हो जाता, यानी कि 831 प्लस 72 903, 903 नंबर 35% के बराबर है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स का 35% 903 के बराबर है। उसके दोस्त ने 774 नंबर लाया, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट लाया,
तो 35% इक्वल टू यदि 903 है तो 774 कितना प्रतिशत के बराबर होगा, आपको यही निकालना है। ठीक है, तो यदि आप दोनों तरफ 7 से काटें तो ये हो जाएगा 5%, और इसको 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 गुना 2 14, और 9 सत्ते 63, यानी कि 129 अंक बराबर हो जाएगा 5% के। 129 जैसे ही आपने लिखा तो 12 छक्के 72 और 9 छक्के 54, यानी कि ये 6 गुना 129 का, तो 5% का भी 6 गुना हो जाएगा 774 की वैल्यू, यानी कि 30% हो जाएगा। 774 की वैल्यू कितनी आ गई, 30%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक रासायनिक अभियंता 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या तथा 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार पात्र बनाता है। इसके अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा समान ऊंचाई वाले 3 समान बेलनाकार शीतलक नलिकाएं लगी है। यदि शेष स्थान का 75% भाग विलयन से भरा गया है तो पात्र में विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये है, ठीक है, इसका बस लैंग्वेज थोड़ा टफ है, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। इसमें बोल रहा है कि रासायनिक अभियंता जो है 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन बनाता है, यानी कि एक बेलनाकार बर्तन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई बेलनाकार बर्तन है, इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और बोल रहा है कि सेम ऊंचाई का इसके अंदर 3 नलिकाएं लगाई गई है। तो 3 नलिकाएं यदि हम इसके अंदर लगाएं बेलनाकार ही, तो 1 और 1 सेकंड 2, और ये हो गया 3। 3 नलिकाएं हमने इसके अंदर लगा दी और इसका भी ऊंचाई जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब 40 सेंटीमीटर ही ऊंचाई है इन नलिकाओं का भी। एक 1 सेकंड 1 2, ठीक है, और ये हो गया 3 अपना। तो यदि आपको बचे हुए, ठीक है, बचे हुए बेलन का यदि वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, टोटल वॉल्यूम में से तीनों छोटी छोटी नलिकाएं का वॉल्यूम माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो बड़े वाले बेलन का जो वॉल्यूम होगा, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि बड़े वाले जो बेलन है उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और माइनस करेंगे हम इसके अंदर जो छोटी छोटी 3 बेलनाकार नलिका है उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, उसका आयतन, तो उसका आयतन भी सेम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और 3 माइनस कर रहे हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, तो यहाँ पे यदि हमने आर माना है तो इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, नलिकाओं का रेडियस और हाइट तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम बचे हुए एरिया, बचे हुए जगह का, यानी कि ये वाला। यदि इस नलिकाओं को हटा दें हम लोग तो बचेगा कौन सा पोर्शन, ये बचेगा, इसका वॉल्यूम आ गया। तो इसी में हम लोग बिलियन भरेंगे। ठीक है, और जितना भी बिलियन भरेंगे सिर्फ 75% भाग भरेंगे, जितना भी जगह खाली है उसका 75% भाग ही भरेंगे। तो 75% भरने का मतलब है 3/4 भरना, यानी कि ये जो भी वॉल्यूम आएगा इसका सिर्फ 3/4 भरना है, टोटल नहीं भरना है, 75% भाग ही भरना है। तो यही आपको निकालना है। और ये जो आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि हर चीज़ सेंटीमीटर में है, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो लीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर से लीटर में बदलना है। यानी कि आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो इसको हमने कर दिया 1000 से डिवाइड। ये जो भी आएगा आंसर वो लीटर में आएगा। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो सबका वैल्यू रखते हैं, जो कॉमन है उसको पहले बाहर करते हैं। पाई कॉमन है, पाई को हमने बाहर किया और पाई की वैल्यू क्या है, सवाल में दी हुई 3.14। एच भी बाहर किया, दोनों के लिए हाइट सेम है, एच कितना है दोनों के लिए 40। ठीक है, अंदर बचेगा आर स्क्वायर। आर कितना है, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, और माइनस 3 R1 का स्क्वायर, और R1 कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 इंटू 3/4 इंटू 1000, 3/4 और 1000 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिएगा 225 माइनस 48 तो 25 और 23 177 आ जाएगा।
और ये देखिएगा तो ये 4 से, सॉरी, ये 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, मतलब 10 और गुना 3 यानी कि 30, सीधा सीधा ये लिख लिया हमने। अच्छा 3.14 को, अच्छा 1010 काट देते हैं। 3.14 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9.42, तो 9.4 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 225 माइनस 48 यानी कि 177 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको इसको गुना करना है, तो गुना करने के लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि 177 का को जब 10 गुना कीजिएगा तो 17 से समथिंग आना चाहिए, यानी कि 17 से 70 आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इस 9.4 को देखिए तो 9.4 है क्या, 10 से 6% कम है, 10 से 6% कम, 10 का 6% क्या होगा 0.6। तो यदि 10 से 6% कम है तो आप इसको 10 मान लेते हैं, तो आप इसको 17 से 70 लिखेंगे। जब आप इसको 9.4 को 10 मान लेंगे तो आप इसको 17 से 70 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, लेकिन आपने 10 मान लिया, लेकिन है क्या, ये 10 से 6% कम था ना, तो आपको इसमें 6% घटाना होगा 17 से 70 में से। तो 17 से 70 का 6%, तो 17 से 70 का 1% होगा 17.7, तो 6% 102 से ज़्यादा होगा, यानी कि 102 से ज़्यादा होगा। यदि हम 102 भी माने तो आप देखिएगा ये 1668/100 यानी कि 16.68 आ जाएगा। यानी कि 102 से जब इसको ज़्यादा मानिएगा तो आंसर 16.68 से कम आना चाहिए। एक ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे हमने कैलकुलेशन किया। क्लियर है? आप यहाँ से भी ये ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। आप सिंपली ये सोच सकते थे कि 17 नवा कितना होता है, तो 153 होता है, 153। ठीक है, और 9 सत्ते 63, मतलब ये 16 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 16 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप जैसे इजीली कैलकुलेट कर पाए वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 4 + 4 कोट स्क्वायर है इंटू 10 है, और 3 + 3 10 स्क्वायर है इंटू कोसेक का वैल्यू आपको निकालना है। इन दोनों में जो है ऊपर 4 कॉमन है, नीचे 3 कॉमन है। तो ऊपर से यदि आप 4 कॉमन कीजिएगा तो अंदर बचेगा 1 + कोट स्क्वायर है, और आपको पता है 1 + कोट स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर ये जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे है 3, जब कॉमन कीजिएगा तो 1 + 10 स्क्वायर है, और 1 + 10 स्क्वायर होता क्या है, सेक स्क्वायर है, इंटू 10 है, 10 ए को लिख लेते हैं साइन ए बटा कोस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोस है, और डिवाइडेड बाय कोसेक ए है। हालांकि इसको यहीं पे काट सकते थे, कोसेक स्क्वायर ए से, कोसेक स्क्वायर ए जब कोसेक ए से कटेगा तो एक कोसेक ए बचेगा, और क्या है। अच्छा आपको ये भी पता है कि कोसेक ए 1 बटा साइन ए होता है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा 4/3। ठीक है, और कोसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ हो गया, कोसेक ए 1/sin है, अच्छा ठीक है, ये हो गया सेके, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, 1/कोस स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कोस ए। कोस से कैंसिल आउट, यानी कि ये हो जाएगा 4 कोस ए डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के एक सेक्टर का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, उस सेक्टर के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने सबसे ऊपर फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि जो चाप का लेंथ होता है वो होता है θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr। थीटा यहाँ पे 45 है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, 2 और पाई की जगह पे 22/7 रखते हैं, और r का वैल्यू 8 है, रेडियस 8 है। तो यहाँ से देखिएगा तो 45 गुना 8 360 हो जाएगा, तो ये दोनों इसको काट देगा, कितना आ गया 44/7, चाप का लेंथ 44/7, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, तो इसको देखिएगा तो 14 चौके 56 4 बार में कटेगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 और -4 और ये -24, तो -24 -28 और 9 -37, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि समूह ए में 42 सदस्य, समूह बी में 14 सदस्य और समूह सी में 21 सदस्य हैं। इन तीनों समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट गए।
समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि इतनी है 275, 430 और 498। प्रति सदस्य कुल औसत व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो हर एक जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हम लोग जो सवाल को बनाएंगे ना वो सिर्फ इकाई का अंक लेके बनाएंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक जब आप लेंगे तो पहले आप टोटल निकालेंगे। 42 सदस्य का जो एवरेज खर्च है वो 275 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? सिर्फ इकाई का अंक बोलिए। 2 गुना 5 यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा टोटल में, प्लस इसका टोटल निकालिएगा तो 14 सदस्य 430 खर्च कर रहे हैं यानी कि 4 गुना 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस 21 सदस्य 498 खर्च कर रहे हैं यानी कि इसका इकाई अंक देखिएगा तो 1 गुना 8 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल खर्च का इकाई का अंक आ गया 8, डिवाइडेड बाय टोटल कितने मेंबर है, तो यहाँ से 42 का 2, यहाँ से 4, 4 2 6 और 1 7 यानी कि टोटल सदस्य हैं 7। ठीक है, इकाई का अंक सिर्फ लिख रहे हैं तो 7 लिख लिया हमने। ऊपर आया इकाई का अंक 8 और नीचे आया इकाई का अंक 7। अब क्या गुना करेंगे आप 7 में कि 8 मिल जाए आपको? ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन से चलते हैं। यदि आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इकाई का अंक तो 7 चौके 28 ये मिलना चाहिए। ठीक है, सही है, 7 चौके 28। आगे देखते हैं, 6 से गुना करते हैं यदि आप तो 7 छक्के 42, 2 मिलना चाहिए था लेकिन 8 है तो ये गलत हो गया। 7 पचे 35, 5 से गुना करते तो 35 का 5 मिलना चाहिए था लेकिन 8 है यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, 9 देखिएगा तो 7 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 होना चाहिए था लेकिन 3, 9 सत्ते 63 यानी कि 3 होना चाहिए था लेकिन 8 है इकाई का अंक, तो ये भी गलत है। एकमात्र सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि 10 प्रेक्षणों का अंक गणितीय माध्य 6 है, उनमें से 9 प्रेक्षणों का योग 49 है, 10वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 नंबर का एवरेज 6 है माध्य, तो 10वां नंबर क्या रही होगी? 10 गुना 6 यानी कि 60 रहा होगा। उसमें से 9 नंबर दिया हुआ है, 9 नंबर का जो सम है 49 है यानी कि 9 नंबर को यदि हम माइनस कर दें तो 10वां नंबर यहाँ से आ जाएगा 11। आपसे पूछ रहा है 10वां नंबर क्या होगा, 10वां प्रेक्षण क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोले कि एक डेटा वैज्ञानिक पाता है कि 18 और 32 के बीच का मध्यानुपाती मॉडल के बेहतर प्रदर्शन हेतु 25% बढ़ाया जाना चाहिए। यदि वो बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान y के बीच का मध्यानुपाती बन जाता है तो y ज्ञात कीजिए। सवाल ये है कि कोई डेटा वैज्ञानिक है, उसने पहले 18 और 32 का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन निकाला। तो अभी मैंने बताया था कि 2 नंबर का मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो मध्यानुपाती आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा 9 और 64 यानी कि 9 से 3 बाहर आएगा और 64 से 8 बाहर आएगा, तो 18 और 32 का मध्यानुपाती आ गया 24। ठीक है, मध्यानुपाती निकालने के बाद उस डेटा विज्ञानी को ये पता चला कि बेहतर प्रदर्शन के लिए इसका 25% बढ़ाया जाना चाहिए। तो यदि 24 का 25% आप बढ़ाएंगे तो आप इसको 5/4 करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको इसको 30 बनाना होगा। आपने इसको 30 बना लिया तो ये पता चला कि ये जो है 18 और y का मध्यानुपाती था। 30 जो है वो 18 और y का मध्यानुपाती था, तो y का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहां से देखिएगा 900 बराबर 18y हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो y इक्वल टू 50 आ जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक निर्धारित करता है। यदि उसे 152% का लाभ कमाना है तो अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? ठीक है, मान लेते हैं दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, उसने जो मार्क किया वो 180% ज़्यादा किया यानी कि 100 का 180%, 180, तो 100 से 180 ज़्यादा किया यानी कि 280 किया। ठीक है, और उसको 152% का प्रॉफिट भी कमाना है यानी कि 152 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, तो बेचेगा कितने में? 100 प्लस 152 यानी कि 252 में बेचेगा। तो पूछ रहा है उसने अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट दी। 280 की चीज को यदि 252 में बेचा तो 28 का छूट दिया ना,
और 28,280 का कितना परसेंट है, तो 10%, यानी कि 10% का छूट दिया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 220 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से सेम सवाल एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको निकालिए, किसी संख्या का 20%, यानी कि संख्या का 1/5, 20% का मतलब यही हुआ। संख्या को यदि हमने x माना तो x/5, ये बराबर है 620 के 20%। 620 का 10% हो जाएगा 62, और 20% हो जाएगा 124, ठीक है। तो 620 के 20% से 220 ज़्यादा है। तो आप यहाँ से देखिएगा, तो x आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 344 गुना 5, ठीक है। 344 गुना 5 यानी कि 1720। x की वैल्यू आ गई, संख्या आ गया 1720। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में जो इक्वेशन होता है उसका डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो आप देख के ही बता सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, इसमें डिग्री 2 है, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा दूसरे वाले में, तो इसमें भी डिग्री 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। तीसरे को देखिएगा तो इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x बराबर 2, यानी कि -2 = 0। इसमें भी डिग्री 2 है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, एकमात्र ऑप्शन डी बचा जो नहीं होगा। आप इसको चेक भी कीजिएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा x² और -2 और माइनस प्लस एक्स, +2x माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये -2 = x² + 3, ठीक है। यहाँ से देखिए x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें x² का टर्म बचेगा ही नहीं, यानी कि ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण नहीं है, तो सही आंसर यही हो जाएगा। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और इसमें आपको मॉड निकालना है, बहुलक निकालना है। ये जो है 100 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक है, ठीक है। 100 विद्यार्थियों ने कितने कितने अंक लाए, उसी का ये टेबल दिया हुआ है। आपको इसका बहुलक निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुलक तो इसी क्लास में होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर है 30। आपको पता है बहुलक निकालते कैसे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं जहाँ पे, ठीक है, वहीं पे बहुलक होता है। यानी कि बहुलक जो होगा इसी क्लास में होगा, इसी मॉडल क्लास में। लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि जब आप इसको देखिएगा तो आप जब बहुलक निकालते थे तो वहाँ पे जो है ना इंटरवल कंटिन्यूअस होता था। कहने का मतलब ये है कि ये 35 से यदि 44 है तो यहाँ पे 44 से कंटिन्यू होना चाहिए था, ठीक है। ये यदि 45 से 54 है तो अगला वैल्यू 54 से कंटिन्यू होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वैल्यू के बीच में गैप आ जा रहा है। जैसे यहाँ 44 पे खत्म हुआ, ये 45 पे शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो गैप आ जा रहा है, लेकिन मतलब ये इंक्लूसिव क्लास है। आपको चाहिए कि कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए पीरियड के बीच में, जो इंटरवल है उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको इसको सेम बनाना होगा, मतलब इसका जो एंड का वैल्यू है और इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है, इन दोनों को बराबर बनाना होगा। तो बराबर बनाने के लिए हम एक बीच का वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो हम बीच का वैल्यू मानेंगे, तो आप खुद बताइए 44 और 45 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो 44.5, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 44.5 से और इसको एंड करेंगे 44.5 में, ठीक है। तो इसको पीछे से भी 5 पीछे कर देंगे, यानी कि मान लेंगे कि 34.5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 44.5 तक जा रहा है। ये 44.5 से 54.5 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी कंटिन्यूटी रखनी है, तो 54.5 से आगे हो जाएगा 64.5 तक जा रहा है, और इसी तरह से आगे भी ये 64.5 से 74.5 तक, इसी तरह से लास्ट तक, और ये जाएगा आखिरी वाला 94.5 तक, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब आप देखिएगा कि पहले जो इसके बीच में अंतर आ रहा था 45 और 54 के बीच में इंटरवल में, जो इंटरवल का रेंज आ रहा था वो 9 आ रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा तो 44.5 और 54.5 के बीच में 10 आएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये पता चल गया कि इस आपका मॉडल क्लास ये है, मतलब आपका जो मोड है
बहुलक वो इसी क्लास में होगा, मतलब 54.5 से 64.5 के बीच में होगा। ठीक है, और इसके बीच का जो गैप है वो भी आपको पता चल गया कि 10 है। ठीक है, h की वैल्यू 10 है, आपको फॉर्मूला याद होगा शायद, वहां पे h का भी टर्म होता था, और जो l की वैल्यू है मतलब लोअर लिमिट वो 54.5 है। अब आप बहुलक का फॉर्मूला लगाइए, जो मैंने बताया था मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये होता है l प्लस लोअर बाउंड्री प्लस f0 माइनस f1 डिवाइडेड बाय f0 माइनस f1 प्लस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, और ये होता था f0, ये f1 और ये f2। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई थी पहले, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। l की वैल्यू क्या है 54.5। ठीक है, यदि आप लोग इसको बिना चेंज किए हुए बनाते तो आंसर तो ऑप्शन तो मिल जाता, लेकिन सवाल गलत हो जाता। ठीक है, l की वैल्यू 54.5 प्लस f0 माइनस f1 यानी कि 30 माइनस 20 10, और इसका रेंज वो भी 10 है, h की वैल्यू डिवाइडेड बाय f0 माइनस f1 10 और f0 माइनस f2 यानी कि 30 माइनस 25 5, ये आ गया 54.5 और प्लस 100/15। 100/15 का मतलब हो गया 20/3 और 20/3 होगा 6.66। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 54 6 60 और 61.16, 61.16 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि आप इसको बिना चेंज किए हुए बनाते तो आप इस 54 के जगह पे यहाँ पे 55 रख लेते। ठीक है, तो आंसर गलत हो जाता, 55 रखते तो ये जैसे इसको 55 रखते हैं तो 0.5 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाता और वो गलत होता। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि श्री क्यू ने, ठीक है मिस्टर क्यू ने क्रमशः 336 किलोमीटर, 925 किलोमीटर और 432 किलोमीटर की यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। उनकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति के लिए आपको क्या चाहिए, जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, आप यहाँ से देखिए, पहला डिस्टेंस 336, दूसरा 925, तो हो जाएगा 1261 और प्लस 432 यानी कि 1693। टोटल डिस्टेंस आ गया 1693। ठीक है, सही है ना, 9 4 13 3 16 और 30 या 90 93। ठीक है, 1693 आ गया। जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, 336 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 24 के स्पीड से, 336 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 24 के स्पीड से, तो क्या टाइम लगेगा, तो 336/24 इतना ही समय लगेगा, प्लस 925 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 5 के टाइम से, तो टाइम क्या लगेगा, तो 925/5, और आखिरी देखिएगा आप, तो 432 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 12 के स्पीड से, तो टाइम क्या लगेगा 432/12। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा 1693 ऊपर, और नीचे काटिएगा तो 24 से, 24 से कम 24 और 9 96, 24 चौके 96 यानी कि 14 बार में, प्लस 5 से इसको काटिएगा तो 18 पंचे 90, 185 बार में, प्लस 12 से काटिएगा तो 12 36 और 4 3 7 यानी कि 36 बार में, 12 36 और सही है ना, 12 36 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1693 नीचे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 14 और 185 199 प्लस 36 यानी कि 235। तो बेस में 235, अच्छा चारों ऑप्शन में 235 है। अब आप, एक तरीका है कि आप इसको बनाइए, या दूसरा तरीका है कि आप इकाई का अंक देख लीजिए। इकाई का अंक कैसे देखिएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा ऊपर 3 आना चाहिए। ठीक है, इकाई के अंक में, तो आप एक एक ऑप्शन जब ट्राई कीजिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा तो 5 को आप इसको लिखते कैसे हैं, 235 को 8 से गुना कीजिएगा फिर 46 जोड़िएगा, यही तो करते हैं। तो ये काम हम सिर्फ इकाई के अंक के साथ करेंगे। तो 5 को जब आप 8 से गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40 और 40 में 6 जोड़िएगा तो इकाई का अंक 6 आना चाहिए, यानी कि हमें तो यहाँ 3 चाहिए ना,
तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा देखिएगा जब आप, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 पचे 35 और प्लस 7 42, यानी कि 2 आएगा यहाँ से, गलत है, 3 चाहिए हमें। तीसरा देखिए, 5 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 पचे 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 43, यानी कि इकाई का अंक 3 आ गया, ये हो सकता है। आखिरी देखते हैं, तो ये 7 पचे 35 और प्लस 1 36, इकाई का अंक 6 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। एकमात्र सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये आखिरी सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेटें खरीदी। पहली 8 रुपया में 9 चॉकलेट की दर से, तथा दूसरी प्रति चॉकलेट 8 रुपये की दर से। उसने दोनों प्रकार की समान संख्या में चॉकलेट खरीदी और सभी चॉकलेट 8 रुपया प्रति चॉकलेट की दर से बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने 2 तरह की चॉकलेट खरीदी। पहली चॉकलेट जो है 8 रुपये में 9 खरीदा, 9 चॉकलेट, यानी कि पहला जो चॉकलेट है, ये यदि प्राइस लिखें और ये क्वांटिटी लिख लेते हैं क्यू, तो 8 रुपया में 9 चॉकलेट खरीदा, सीपीआई है, 8 रुपया में उसने 9 चॉकलेट खरीदा और बाद में 8 रुपया में 1 चॉकलेट खरीदा। ठीक है, ये पहला टाइप का चॉकलेट है और ये दूसरे टाइप का चॉकलेट है, समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो और ये भी बोल रहा है कि दोनों जगह समान संख्या में चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट की संख्या यानी कि क्वांटिटी बराबर करनी होगी, तो यहाँ पे भी 9 लिख लेंगे। यहाँ पे 9 चॉकलेट है तो यहाँ पे भी 9 चॉकलेट। ठीक है, तो एक चॉकलेट यदि 8 में खरीदता है तो 9 चॉकलेट कितने में, 9 है 72 रुपये में। टोटल उसने कितने पैसे लगाए, 8 रुपये यहाँ लगाए, 72 रुपये यहाँ लगाए, यानी कि टोटल उसने लगाए 80 रुपये। कितने चॉकलेट खरीदे, तो 9 9 18 चॉकलेट खरीदे। ठीक है, 80 रुपये में उसने 18 चॉकलेट खरीदे, तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी एक चॉकलेट की। 80 रुपये में उसने यदि 18 चॉकलेट खरीदे तो एक चॉकलेट की सीपी 80/18। एक चॉकलेट की जो सीपी कॉस्ट प्राइस आएगी वो 80/18 आएगी ऑन एन एवरेज। और उसको बेचा कितना में, जो उसका सेलिंग प्राइस है एक चॉकलेट का वो 8 है, यानी कि खरीदा 80/18 में और बेचा 8 में। आपसे पूछ रहा प्रॉफिट कितने का होगा, तो इसका रेशियो वैल्यू लिखते हैं। रेशियो लिखने के लिए जो कटर है उसको काटते हैं, तो 80 10 बार में और ये 18 उधर जाएगा, तो इसका सीपी यदि 10 होगा तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 18, तो कितने का प्रॉफिट है 8 का, यानी कि 80% का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।